आपने भगत सिंह के बारे में जाना, मंगल पांडे के बारे में जाना जिन्हें फांसी हुआ था। आज हम आपको एक और क्रांतिकारी की कहानी सुनाएंगे जिनका नाम है खुदीराम बोस, जिनको मात्र 18 साल की उम्र में फांसी हो गया था। क्यों फांसी हुआ, कैसे फांसी हुआ, क्या कारण था? एक लड़का जिसके अभी सही से दाढ़ी मूछ भी नहीं आए थे, उन्हें फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों के कोर्ट के द्वारा। चलो जानते हैं पूरी कहानी को। 3 दिसंबर 1889 को इनका जन्म होता है, जो वेस्ट बंगाल के मिदनापुर में होता है। जन्म के बाद इनके जीवन में कई मुसीबत आता है। सबसे पहले मात्र 6 वर्ष के रहते हैं इनकी मां का देहांत हो जाता है। इनकी मां मर जाती है मात्र 6 साल की उम्र में। 1 साल बाद 7वां साल जब इनका होता है तो पिता की मृत्यु हो जाती है। अब सोचो, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा इन पे। 6 साल में मां चल बसी, 7 साल में पिता चल बसे, और 3 बहनें थी इनकी। 3 बहनें, जो सबसे बड़ी बहन थी वही इनको पाल पोस के बड़ा की, इनको बहुत अच्छा शिक्षा दी, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई। और उस दौरान जब ये 10-12 साल के थे तो जब भी कहीं भीड़ लगता था और कोई नेता आके भाषण देते थे कि हम देश को आज़ाद कराएंगे, तो इनका खून उसी समय उबलने लगता था जब ये जानते थे कि एक अंग्रेज शासक है, अंग्रेज देश है जो आकर हमारे देश में गुलाम बना के हम लोग को रखा है। हम लोग देश से सामान ले जाता है और फिर हम ही लोग को तैयार करके बेचता है। पूरी दुनिया में हमारा ही सामान को बेच के वो अमीर बनते जा रहा है और भारत के किसानों का खून चूस रहा है, भारत के मजदूरों को तबाह कर रहा है। ये सारा चीज जब इनको पता चला 10-12 साल की उम्र में, तो ये डिसीजन ले लिए थे कि हम बनेंगे क्रांतिकारी, पढ़ाई को छोड़ देंगे। और 15 साल की उम्र में पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इनकी बड़ी बहन इन्हें बहुत समझाती है कि पढ़ लो भाई, लेकिन ये बोलता है पहले देश उसके बाद पढ़ाई। उसी दौरान क्या होता है कि मिदनापुर जिला में एक सार्वजनिक व्याख्या की सीरीज का आयोजन होता है, यानी एक बहुत बड़ी सभा रहती है जहां पे भाषण होते रहता है। और वो भाषण सिस्टर निवेदिता और सर अरविंदो घोष द्वारा किया जाता है। वो इतना अच्छा बोलते हैं हमारे देश भारत के बारे में, भारत के मजदूरों के बारे में, भारत के क्रांतिकारियों के बारे में, कि इनमें जोश और जुनून पैदा हो जाता है कि अब हम भी क्रांतिकारी बनेंगे। ये भाषण के बाद ये पूरी तरीके से क्रांतिकारी बन जाते हैं। और क्रांतिकारी बनने के बाद ये बोलते हैं अब अंग्रेज को छोड़ेंगे नहीं। अंग्रेज हम लोग के साथ ऐसा कर रहा, हमारे देश में रह के हमारे ही लोगों को मारता है, हमारे ही किसान को घसीटता है, हमें ही भूखा मरना पड़ता है, हमारे क्रांतिकारियों को बम से उड़ा देता है, गोली से मार देता है, अब बदला लेंगे। ये वहीं पे गुस्सा हो जाते हैं और 15 साल की उम्र में पर्चे लिखने लगे और पर्चे बनाने लगे। और एक एक जन को पूरे भारत देश में जहां जहां ये पहुंच पाते थे, पूरे बंगाल में पर्चा बांटने लगे कि हमें आजादी चाहिए, वंदे मातरम। और इस तरह से वो धीरे 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 बहुत सारे क्रांतिकारी तैयार करने लगे मात्र 15 साल की उम्र में। इसके कारण अंग्रेजों को ये बात पता चला, इसे जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद कुछ दिन ये जेल में रहे थे, लेकिन 15 साल उम्र था, ना दाढ़ी था ना मूछ था, फिर इसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और जब ये छोड़ता है तो अगले 3 महीना तक ये बारूद बन जाते हैं। अब ये कहता है कि अंग्रेज अब तुम हमको जेल में डालिए दिया, तो अब रहा बाकी क्या, अब हम खुल के क्रांतिकारी बनेंगे। और अगले 3 महीना तक ये क्या करता है, अंग्रेजी अधिकारी को निशाना बनाता है। इसके साथ बहुत सारे और भी क्रांतिकारी रहते हैं जिन्हें जो गुस्सा आता है वो करते हैं। उसी समय एक बहुत बड़ा संस्था था जिसका नाम था अनुशीलन समिति, जो आजादी के लिए काम करता था। इसी संस्था में ये जुड़ जाते हैं और इस संस्था में ये सारे लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं, खासकर इधर के जितने लोग हैं, जिसमें अरविंदो घोष, उसके बाद खुदीराम बोस और भी उस समय के बहुत सारे बड़े बड़े क्रांतिकारी इसी संस्था में रहते हैं। जिस संस्था के संस्थापक रहते हैं, यानी संस्था को शुरू करते हैं, उनका नाम रहता है अरविंद घोष और बरिंद्र घोष। बरिंद्र घोष भाई रहते हैं अरविंद घोष को, और यही दोनों भाई मिलकर इस संस्था का उद्घाटन करता है, जिस संस्था में खुदीराम बोस शामिल हो जाते हैं। और शामिल होने के बाद अब यहाँ से खुल के काम करते हैं। इस कारण से ये उस समय के जो जज रहते हैं, जिनका नाम रहता है डगलस किंग फोर्ड, यानी इसको दोगला बोल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी देखो, अंग्रेज सब हम लोग का नाम उठपटांग लेता है। जब भी नाम लेगा तो मान लो तुम्हारा नाम है अमन, तो बोलेगा हमान, अमन। अब तो हम लोग भी अगर जबान नहीं पलटेगा तो दोगला बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को बोलने का आदत है। तो एक दोगला जज था, अंग्रेजी अधिकारी का जज था। तो ये जो दोगला जज था, ये दोगला वाला काम अपना कर दिया था।
क्या किया कि ई जो है थोड़ा जो स्वतंत्रता सेनानी था, जो क्रांतिकारी था उस समय, उसको कड़ी सजा देता था और उसके खिलाफ जहर उगलता था, गाली तक दे देता था। यानी ये बहुत क्रूर था हिटलर की तरह, और जो मन सो सजा देते रहता था। लोग बहुत गुस्सा हो गए थे इस पर, और उसके बाद बोले इससे बदला लिया जाएगा। कोर्ट में एक दिन बहुत भयंकर सजा दिया था किसी क्रांतिकारी को, जिसके बाद कोर्ट के बाहर लोगों का बहुत सारा जत्था लग गया था और नारेबाजी करने लगा इसके खिलाफ कि दोगला को भगाओ, इंग्लैंड भगाओ, ये करो वो करो। और उसके बाद इसने डिसीजन लिया कि कोड़ा बरसाओ लोगों पर, और जानते हैं जो भीड़ था उस पर कोड़ा लेके मारने लगा। भीड़ तितिर बितिर हो गया, इधर उधर भागने लगा। ठीक है, पढ़ते रहे कोड़े और कहते रहे वंदे मातरम। तो आप सोच के देखिए कि अभी पाकिस्तान अगर हमला करता हमारे देश पे, एक भी निर्दोष लोग मारा जाता, हम लोग गुस्सा होते हैं ना, खून खौल जाता है ना। yes, उस समय भी इनका खून खौल गया था जब बाहर कोड़े बरस रहे थे। ठीक है, और बोले नारा देते रहे, पढ़ते रहे कोड़े और कहते रहे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। किसका चीख कर रहे थे? वंदे मातरम। और उस समय ये नारा काफी प्रसिद्ध हो गया था, पूरे देश में एक आवाज में सब बोलता था वंदे मातरम। और यही नारा सब क्रांतिकारी उस समय दिया करते थे। ठीक है, और सोच लो कि पाकिस्तान एक घटना करता है और 5-10 को निर्दोष मार देता है, जैसे पहलगाम में मार दिया था हमारे कुछ लोगों को, तो हम लोग गुस्सा आ गया। और उस समय ऐसा घटना रोज होता था, रोज सैकड़ों लोगों को मार देता था अंग्रेज पूरे देश के अंदर। सोच के देखो तो उस समय कैसा होता होगा। देखो, खून में उबाल होना चाहिए। अगर आप गलत देख रहे हैं उसके बावजूद आपके खून में उबाल रहे हैं तो समझ लीजिए आप आदमी नहीं है, जानवर के समान है, आपके अंदर आदमीयता नहीं है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। ये सब शायरी सिर्फ सुनते हैं, कभी अपने जीवन में यूज किए थे ये यूज, इसीलिए आज हम इनको याद कर रहे हैं, खुदीराम बोस को। ठीक है, अरबिंदो घोष और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये दोनों मिलकर सोचे थे कि हम इस दोगला के खिलाफ, यानी जो जज था डोगलस, उस डोगलस के खिलाफ हम केस फाइल करेंगे और उसको जो है सबक सिखाएंगे। एक लड़का रहता जिसका नाम रहता सुशील सेन, वो वंदे मातरम का नारा लगाने लगता। जैसे ये बाहर निकलता है, वो डोगलस जो है वो बाहर निकलता है जैसे ही कोर्ट के बाहर, तो नारा लगाने लगता है। एक लड़का है जिसका नाम सुनील सेन, वो विरोध करने लगता है कि इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंग्रेजों के ये जो मनमानी है, बाहर में लोगों को मारता है, घसीटता है, ये सब नहीं चलेगा। और ये लड़का नारा लगाता रहा। उसके बाद पुलिस आया, उसको उठा के ले गया। पता है, ये जो लड़का था सुशील सेन, इसके ऊपर कोड़ा बरसाया गया। 17-18 कोड़े मारे गए और हर कोड़े के बाद बोलता था वंदे मातरम। कोड़ा पड़ता था वंदे मातरम, फिर कोड़ा पड़ता था वंदे मातरम, और इस तरह बोलते गए। और जानते हैं 17 कोड़े के बाद पेट और पीठ पूरी तरीके से गड्ढा हो गया था, छिल गया था। जैसे घाव देखते ना, गड्ढा हो जाता, उसी तरह इतना भयानक कोड़ा मारा था इस छोटे उम्र के लड़के को। तो सब गुस्सा होना लाजमी था। इसी कारण से बोला अब डोगलस को छोड़ेंगे नहीं, इस डोगलस को दुनिया से हटा देंगे। सभी में मीटिंग हुआ, जो वो समिति था उस समिति के द्वारा, ठीक है, कि अब अंग्रेजों से बदला लिया जाएगा, सबसे पहले इसको मारा जाएगा। इसको मारने का जैसे प्लान किया तो ऐसे सबको पता चल गया, अंग्रेज को भी, क्योंकि उस समय जासूस भी तो थे, तो अंग्रेज को पता चल गया। तो अंग्रेज बोला कि ये अगर कलकत्ता में रहेगा तो इसको मार देगा। तो कलकत्ता से इसको बिहार के मुजफ्फरपुर में शिफ्ट कर दिया कि वहाँ मुजफ्फरपुर चल जाएगा तो उतना दूर किया जाएगा। अब बंगाल से उस समय मुजफ्फरपुर आना बहुत मुश्किल था। अभी ना एरोप्लेन हो गया, 4 व्हीलर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उस समय सब साइकिल और बैलगाड़ी चलाता था, तो उससे आना संभव था क्या? नहीं था। तो इसको भेज दिया। अब बोला कि यहाँ वाला क्रांतिकारी वहां जाके इसको नहीं मारेगा, लेकिन क्रांतिकारी होता है। वो बोला जहन्नुम में भी जाएगा ना तो दोगला को छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद क्या होता है, इस संस्था के द्वारा एक मीटिंग होता है, अनुशीलन संस्था के द्वारा। अब मीटिंग होता है तो बोलता बहुत भरोसेमंद और ताकतवर और हौसला वाला व्यक्ति चाहिए जो उस दोगलस को मारेगा। बहुत ही कॉन्फिडेंटल आदमी चाहिए, जैसे तैसे आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मारना बहुत मुश्किल था। उसका सेक्रेटरी बहुत टाइट था, उस समय अंग्रेजी शासक यहाँ पे रह रहा था, तो इसको बहुत खतरनाक व्यवस्था दिया था। तो उस समय बोला किए जाएगा। तो इन लोग में एक डिसीजन हुआ कि 2 ऐसे क्रांतिकारी है, एक युवा है और एक थोड़ा सा उम्रदार है। दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस है और निडर है, किसी को भी मार सकता है। बोलेगा बाईसराय तो बाईसराय को मार देगा, इतना खतरनाक है। तो क्या हुआ कि उसमें एक व्यक्ति था
प्रफुल्ल कुमार चाकी, इसको बोला कि इस मिशन में जाएगा डोगलस को मारने के लिए बिहार, ठीक है। और उसके बाद दूसरा था मात्र 18 साल का लड़का को जिम्मेदारी दिया था कि डोगलस को मारना है, वो जो कोड़ा बरसाता है, वो जो सब पे अत्याचार करता है, उसको मारना है। इस 18 साल का लड़का को जिम्मेवारी दिया गया, ठीक है। जहां पे भयानक सेक्रेटरी उसको ले जाता है ना, तो चारों तरफ फोर्स, जैसे मोदी जी को अभिनय दिया जाता है ऐसे सेक्रेटरी, और उसमें जाके ये 18 साल का लड़का पे भरोसा किया था। सोच लो कि ये कैसा होगा। शायद इसके बारे में इतना कहानी कोई जानता भी नहीं जितना मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको और प्रफुल्ल कुमार चाकी को भेजा जाता है। अब ये लोग पहुंच जाता है बिहार, और बिहार पहुंचता है तो अपना नाम बदल लेता है। प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस अपना नाम रख लेता है हरेंद्र सरकार और दिनेश राय, ताकि वहां पे कोई लोग को पहचाने नहीं। और थोड़ा सा वेशभूषा भी बदल लेता है, मेकअप वेकअप करके जाता है, ठीक है। और मेकअप करके जाने के बाद ये खुफिया तरीके से जानकारी लेता है कि डोगलस कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कब आता है, कब जाता है। बहुत दिनों तक, लगभग 1-2 महीना तक पूरा निगरानी किया, इसके बारे में पता किया। और उसके बाद एक व्यक्ति था जिसके बारे में पता चला इन दोनों को कि वो इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानता है, जिसका नाम था परमेश्वर नारायण, जो एक बिहारी जमींदार था। उसके पास जाता है, यही वो व्यक्ति था। इस जमींदार के पास आता है दोनों और बोलता है कि हम लोग इस मिशन के लिए आए हैं और हमें पता चला कि आप हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप भी अंग्रेजों का विरोधी हैं। उसके बाद ये बोलता है हाँ मदद तो कर सकते हैं। उसके बाद ये जानकारी देता है कि जो डोगलस है वो रोजाना रात 8 बजे जो है वो क्लब में जाते हैं, 8:30 बजे। वो रोजाना रात 8:30 बजे क्लब में जाते हैं, बताया वो जमींदार। उसके बाद ये लोग बोला अच्छा, 8:30 बजे रात का प्लान किया, और उसके बाद एक डेट निश्चित किया कि इसी दिन हम मारेंगे उसको। एक बम बनाया, एक ही बम, और बोला उस समय उस घोड़ा गाड़ी से जाता था। इसी प्रकार का घोड़ा गाड़ी उस समय चलता था, जो राजा महाराजा और अंग्रेज का बड़ा बड़ा अधिकारी था उसको इसी तरह राजशाही तरीके से ले जाता था। वो क्या किया, एक डेट बनाया और उस डेट को बोला कि क्लब में जाते समय इस घोड़ा गाड़ी पे हम बम फेंकेंगे। और उसके बाद 2 घोड़ा गाड़ी जाते रहता, 2 घोड़ा गाड़ी, आगे एक रहता, एक पीछे रहता। तो सोचता है लोग कि आगे वाला पे मारे कि पीछे वाला, तो बोलता नहीं आगे वाला ही होगा। ऐसे करके बम उठाता, धड़ाक से मार देता दोनों छुप के, ठीक है, इस तरह से। और जैसे बम मारता है चिथड़ा उड़ जाता है इस घोड़ा गाड़ी का। इस घोड़ा गाड़ी में जितने भी आदमी रहते हैं सब खत्म, ठीक है, क्षण भर में। रात का 8:30 बजे का ये घटना है। और उसके बाद जैसे बम मारते हैं ये लोग पूरा स्पीड से भागते हैं, भागते रहते भागते रहते भागते रहते भागते रहते। आधा रात तक ये लोग दौड़ते रहते हैं, लगभग 25 मील तक लगातार दौड़ते हैं। इतना एनर्जी रहता है, लेकिन दोनों दौड़ते दौड़ते अलग हो जाते हैं, क्योंकि भागते समय देखे होंगे कि जब कुछ लोग रगेता पीछे से तो अलग हो जाता है। तो चाकी दूसरे रास्ता में निकल जाते हैं और ये खुदीराम बोस दूसरे रास्ता में निकल जाते हैं। निकलते 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 अंधेरे में पहुंचते हैं एक स्टेशन के पास, जहाँ एक चाय दुकान रहता है। उस चाय दुकान में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद ये सोचते हैं कि अब यहाँ कोई प्रशासन तो नहीं है, तो धीरे धीरे इधर उधर देखते हैं। उसके बाद एक आ जाता है वहाँ पे पुलिस, और पुलिस आता है तो इसको देखता हाँफ रहा, तो उसको डाउट होता है, क्योंकि ये न्यूज एकदम आग की तरफ फैल जाती है कि बम मार के भागा है डोगलस को कोई। और उसके बाद सारा पुलिस तैनात रहता है उस समय और सतर्क हो जाता है। तो ये जब हाँफते रहता है तो इससे एक पुलिस आके पूछता है, ठीक है, आधी रात में, कि ए तुम हाँफ रहा है, क्या बात है। उसके बाद ये बोलता है कि बात यही है कि हमको जो है वो इसी तरह थोड़ा अभी आए हैं तो हाँफ रहे हैं। तो इसको घबराहट देखता है इसकी आवाज़ में, तो शक हो जाता है। तो बहुत सारे पुलिस को बुला लेता है और उसके बाद इसको पकड़ के मारने पीटने लगता है, जबरन पूछने लगता है। अंततः इसे बताना पड़ता है कि हमारे साथ हमने ये किया है। और फिर ये सभी पुलिस वाले मिलके इसे हिरासत में ले लेते हैं, ठीक है। और लेने के बाद पता चलता है कि जो प्रफुल्ल चाकी था वो भाग रहे हैं दूसरे साइड, भाग रहे हैं, अभी तक भागे रहे हैं, और कहीं पे जाके छिप जाते हैं। और छिपने के बाद वो वहाँ पे जब पुलिस आने वाला रहता है तो उसको पता चलता है कि शायद हम बचेंगे नहीं। काफ़ी घबराए हुए रहते हैं चाकी, और चाकी क्या करते हैं, खुद से गोली निकालते हैं और अपने आप को शूट करते हैं और शहीद हो जाते हैं, डर से कि हम अंग्रेज़ों के हाथ नहीं मरेंगे। ऐसा ये जाबाज रहते हैं,
कि हम अंग्रेजों के हाथ नहीं मरेंगे, खुद गोली निकालते हैं, अपने आप को मारते हैं, शहीद हो जाते हैं। उसके बाद इनका बॉडी मिलता है तो जाके देखता है कि वो खत्म हो गए। लेकिन ये बात अभी तक खुदीराम बोस को नहीं पता चला था कि उसका दोस्त अब नहीं रहा। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि जिस पे बम मारा था, जो गाड़ी पे, उस पे 2 महिला रहती है जो दोनों शहीद हो जाती है। और वो महिला कौन रहती है? तो वो रहती है वहां का एक प्रसिद्ध वकील का बेटी और पत्नी, वही दोनों रहती है उस गाड़ी में। और उससे पीछे वाला गाड़ी में रहता है डोगलस। लेकिन गलती से डोगलस की जगह ये दोनों महिला मर जाती है। और उसके बाद चाकी को ये बात शायद पता चलता है कि नहीं चलता है। खुदीराम बोस को तो ये बात बाद में पता चल जाता है, जिसके बाद उसे अफसोस होता है कि डोगलस मरा भी नहीं और हम लोग फंस गए। और उसके बाद क्या होता है ये जरा ध्यान से सुनिएगा। इन्हें जिम्मेवार ठहरा दिया जाता है उनके मौत का, खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को जब जिम्मेवार ठहरा दिया जाता है तो 21 मई को ये केस चालू होता है। 21 मई को ये मुकदमा शुरू होता है। मुकदमा में ये रहते हैं और साथ में 2 और लोग को हाजिर किया जाता है, यानी 3 लोग रहते हैं। और खुदीराम बोस से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो खुदीराम बोस सोचता है कि हम अपना दोस्त को बचा लेंगे। देखो कुर्बानी किसको कहता है। ये बोला हम अपना दोस्त को बचा लेंगे इसीलिए कबूल लेते हैं। ये डायरेक्ट कबूल कर लिया कि हाँ बम हमने मारा था, इसमें और किसी का हाथ नहीं है। क्योंकि अभी तक इसको नहीं पता है कि इसका साथी जो चाकी था वो शहीद हो गया। तो ये अपने दोस्त को बचाने के लिए सारा इंजाम अपने पे ले लेता है। जज जब सजा सुनाते हैं कि खुदीराम बोस तुमने गुनाह किया, क्या तुम गुनाह कबूल करते हो? ये बोला हम करते हैं अपने दोस्त को बचाने के लिए। और जैसे ही ये कबूल किया उसके बाद पता है जज बोला तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। ये हंसने लगा खिलखिला के, खुश होके। तो जज बोला तुम 18 साल का है, हमको लगता तुम समझा नहीं हम क्या बोले इंग्लिश में, तुमको फांसी का सजा हुआ है। तो बोला जज साहब हम एक बात बोले, हम काहे हंस रहे हैं, हम बम बनाने जानते हैं, हमको अगर 2 मिनट का समय दीजिए तो आपको भी बम बनाने सिखा सकते हैं। इतना निडर आदमी था, हंस के बोल रहा। तो बोला और उस बम से हम आपको उड़ा भी सकते हैं। इस तरह का ये बात बोला कोर्ट में, भरी कोर्ट में। जो जज का दिमाग खराब हो गया, बोला ये क्या बोल रहा। हालांकि उस समय डोगलस ने था क्योंकि उसी के खिलाफ केस था। जब इनको फांसी सुनाया गया उसके बाद 1 सप्ताह का समय था लगभग, जब ये अपना केस हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर आपको फांसी मिल गया सुप्रीम कोर्ट से तो आप अपने केस को हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इनको बोला ठीक है कि इन बहुत सारे क्रांतिकारी, 2 वकील थे इनके तरफ से जो क्रांतिकारी को बचाना चाहते थे। सोचे एक 18 साल का लड़का फांसी हो जाएगा, बड़ा बदनामी होगा देश का, तो सब इसको बचाना चाहते थे। ठीक है, खासकर अनुशीलन समिति के सारे लोग। तो 2 वकील तैयार किया वो लोग। लेकिन वो लोग बोला कि पता है इसका एक दोस्त था चाकी, वही जो है उसको मारा, ये कुछ नहीं किया। जैसे ये बात ही सुनता इसको शौक हो जाता है, क्या चाकी खत्म हो गया, शहीद हो गया। ये रोने लगता वहीं पे। अब बोलता जा, अब यहाँ से कुछ नहीं बोलता। वकील बोलता है कि ये नहीं मारा, चाकी मारा। बावजूद कुछ नहीं सुनता इसका बात। लेकिन सारे वकील इसको समझाते हैं कि हम ये केस को हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ये गम में रहता अपने दोस्त के शहीद होने का और बोलता नहीं नहीं अब हमें फांसी पे चढ़ने दो, हमें हमारा दोस्त नहीं रहा, अब हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन बावजूद इसको बहुत समझाने के बाद कि तुम्हारा 18 साल उम्र है, अभी तुम आगे जाएगा, बहुत सारा क्रांतिकारी तैयार करेगा, उसको समझाने के बाद ये तैयार हो जाते हैं और हाई कोर्ट में केस अपील करते हैं। 13 जुलाई को सुनवाई होता है लेकिन कोई असर नहीं होता, फिर भी इसे फांसी का सजा दे देता है। वकील सब चिल्लाते रह जाते हैं, अपील करते रह जाते हैं, लेकिन इसके फैसले को खारिज करके इसे फांसी का सजा मिल जाता है 13 जुलाई को। और बोलता है फिर कि 11 अगस्त तक इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। और होता क्या है कि हाई कोर्ट भी जब ऐसा फैसला दे देता है तो पूरा देश सदमे में आ जाता है। पूरे देश में किसी को सही से भूख नहीं लगता है, पानी प्यास नहीं लगता है। जो जो सुनता है इसके बारे में कि 18 साल का लड़का को फांसी होगा। और जो दोनों वकील लड़े थे वो दोनों भी काफ़ी अफसोस करता है कि हम एक 18 साल का लड़का को बचा नहीं पाए, बहुत गम में रहता है। लेकिन इसके शकल से मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं होता। जब सजा सुनता है तो भी मुस्कुराते रहता है, जाता है तो भी मुस्कुराते रहता है कि आज हम धरती माँ का कर्ज उतारेंगे, आज हम अपने दोस्त से जाके मिलेंगे, आज हम बहुत अच्छा काम करके मर रहे हैं, आज हम जब शहीद होंगे तो पूरा देश नाच करेगा हमारे परिवार पर,
ये सब सोचते हुए ये मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि जो क्रांतिकारी होते हैं ना, उसका एक ही चीज़ होता है। देखो, गाना बहुत सारा बना है, लेकिन उस गाना का मतलब कोई नहीं समझता है। एक गाना था जो हमको बहुत अच्छा लगता था, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये क्रांतिकारी सब शहीद हो गए और उनकी कुर्बानी को आज हम याद करते हैं। अगर आज ये लोग नहीं रहते तो हम लोग हो सकता है कि आज भी गुलाम होते अंग्रेजों के। तो पूरा बंगाल उस दिन रो रहा था जिस दिन इनको फांसी हुआ, और ये हंस रहे थे। फांसी का फंदा चूमा, गले से लगाया, वंदे मातरम का नारा जोर जोर से लगाया, पूरा बंगाल दहल उठा था और फिर इन्हें फांसी हो गया। जब फांसी होने के बाद इनका पार्थिव शरीर को ले जाया जाता है, पूरा बंगाल फूल बरसाता है, रोड का दोनों साइड से, शहर के बीचों बीच ले जाता है कोलकाता में इनका पार्थिव शरीर को, और उसके बाद सब फूल बरसाता है। इतने फूल बरसते हैं कि पूरा रोड और इनका जो वो पार्थिव शरीर रहता है फूल से लग जाता है। सभी आंसू बहाते हैं और 18 साल का लड़का को याद करते हैं जो अपने देश के लिए शहीद हो गए। ठीक है, और इस प्रकार से ये पार्थिव शरीर हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आज भी हम उस खुदीराम बोस को याद करेंगे और उनके लिए भारत माता की जय का नारा लगाएंगे, वो भी काफी जोर से। भारत माता की, भारत माता की, खुदीराम बोस, खुदीराम बोस। तो इस प्रकार से भगत सिंह शहीद हुए, सुभाष चंद्र बोस शहीद हुए, मंगल पांडे शहीद हुए, ऐसे आजादी आया। एक गांधी, नेहरू, ये लोग तो सिर्फ पॉलिश कर रहे थे अंग्रेजों का, लेकिन सही में जो शहादत दिए थे यही लोग थे। इन दोनों के फांसी और मंगल पांडे के फांसी ने बहुत बड़ा क्रांति लाया था देश में और लाखों क्रांतिकारियों को तैयार किया था। इसी का नतीजा है कि आज हमारा देश आजाद हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद जताते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया में पता चल जाना चाहिए कि खुदीराम बोस कौन थे और उन्हें फांसी क्यों दिया था अंग्रेज।